नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कदमों का ऐलान कर दिया। सुरक्षा बलों ने बताया कि पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने ही हमला कराया था। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही बच्चा है। पुलवामा हमले में आईएसआई और पाक आर्मी सीधे शामिल है। सुरक्षा बलों ने आतंकी बने कश्मीरी युवकों के माता पिता से अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को सरेंडर करने के लिए कहें और अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो हम उन्हें मार गिराएंगे। साथ ही आतंकवादी गतिविधियों में सहानुभूति या उन्हें सहायता देने वालों को भी सीधे आगाह करते हुए कहा कि जो आतंकियों का साथ देगा उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। तो आज कार्यक्रम में समझेंगे कि जो सुरक्षा बलों के नए तेवर हैं, जिन नए कदमों का आज ऐलान किया गया है, जो अपील की गई है, इसके मायने क्या हैं। कश्मीर के अंदर आतंकवाद को रोकने या फिर आतंकवादियों के समर्थन में खड़े लोगों को कमजोर करने के लिए ये कदम किस तरीके के हैं और ये जमीन पर कैसे काम करेंगे, और इससे पहले क्या इस तरह के कदम उठाए गए थे और अगर उठाए गए थे तो उनका असर कितना रहा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं अरुण चौधरी साहब, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर आईबी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में जनरल अश्विनी कुमार श्रीवास्तव सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तिलक देवेश्वर हैं जो कि फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत में अश्विनी सर आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से आज सुरक्षा बलों ने तीन बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने हथियार उठा लिए हैं तो या तो आप सरेंडर कर दें या फिर अब सीधे हम आपको जवाब देंगे गोली से। दूसरा, सहानुभूति या समर्थन या उनको आड़ देने वालों को भी उनसे सख्ती से निपटने या उनको भी आतंकवादियों के साथ ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। कैसे देखते हैं इन कदमों को जो सरकार सेना वहां पर लेने जा रही है? मोहिंदर, ये स्टेप बहुत ठीक लिया गया है और ये पहली बार नहीं है, पहले भी लिया गया। पहले ये देखना पड़ेगा कि अभी हो क्या रहा था कि साउथ कश्मीर में किसी हद तक रेडिकलाइजेशन बढ़ी है और लास्ट 2-3 साल में कि क्या हुआ है कि जो यूथ पढ़े लिखे भी हैं, जो या स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद की तरफ झुकाव कर रहे थे। तो ये एक प्रकार से चैलेंज था और ये जो चैलेंज था ये था कि इनको ऐसी क्या वजह है, कौन उनको फोर्स कर रहा है, कौन उनको रेडिकलाइज कर रहा है, आईएसआई की क्या इन्वॉल्वमेंट है, हुर्रियत की क्या इन्वॉल्वमेंट है, कहां से पैसा आ रहा है, इनको कैसे आप आतंकवाद की तरफ प्रेशराइज कर रहे हो या मोटिवेट कर रहे हो। तो सबसे पहला तो ये इश्यू था। दूसरी बात ये थी कि अगर मान लो ये आतंकवाद में ज्वाइन हो गए और इनको ये बताया गया कि अगर या तो आप आतंकवाद को छोड़ दो नहीं तो आपका खात्मा किया जाएगा, ये बात ठीक है। तो जो उनका वहां पर रहना है कि वो अकेले तो नहीं, इसका मतलब उनके साथ कोई ना कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स, एक माहौल पैदा कर दिया है पाकिस्तान की आईएसआई ने कि कोई भी टेररिज्म अकेला नहीं पनपता जब तक उसको समाज साथ ना हो। तो ये सपोर्ट सिस्टम जो है अपना इनका टेररिस्ट का, उसको भी खत्म करना। तो ये दोनों चीजें हैं कि आज की तारीख में एक सीधा मैसेज दिया है कि आप जो है गन को ना उठाएं देश के अगेंस्ट। अगर आपको उठा ली है तो भारत की जो सुरक्षा फौज है वो आपको खत्म कर देगी। इसके साथ साथ ये भी कहा कि भाई हम आपको चांस देते हैं सरेंडर का, क्योंकि चाहते ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन हुई है, ये तो हैं तो अपने ही देश के, तो वो भी मौका दिया जा रहा है कि जो हैं उसको आप रेडिकल, जैसे आप बोल रहे थे ये पहले भी, हाँ ये पहले हुआ है और पहले हुआ है, मगर इसको हमने अच्छी तरीके फॉलो नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? जैसे आपने एक बात सुनी है कि अब ये क्या हो रहा है, जब भी ऑपरेशन होते हैं वो जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप अंदर आ जाता है। क्या करता है कि जो पत्थरबाज है, वो पत्थरबाज जो हैं वो एक प्रकार से टेररिस्ट ही हैं। क्यों? क्योंकि पैसा लेके मोटिवेट होके रेडिकलाइज हैं, वो यकीन करना चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है उसमें दखलंदाजी हो और किसी तरीके से ये आतंकवादी वहां से भाग निकले। तो वो एक प्रकार से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये सॉफ्ट ऑप्शन थी कि उनको बताया जा रहा था
कि आप उनको, अब वो कहा है कि आपको भी टेररिस्ट माना जाएगा। अगर आप आतंक के साथ खड़े हैं, आतंकवादियों को हेल्प कर रहे हैं, तो आपको टेररिस्ट माना जाएगा, आपके अंदर भी ये कर। आपको पता होगा पहले ये जो आतंक के जो पत्थर फेंकने वाले थे, इनके अगेंस्ट केस भी कर दिया गया था और ये जेल में थे। मगर जब महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट आई, एक सॉफ्ट अप्रोच की गई, उनको चांस देना चाहिए दोबारा, और उनको छोड़ दिया गया। और हुआ क्या, वो रिसाइकल हो गए। जैसे उनको बाहर किया गया, वो फिर आके पत्थरबाज वालों मिल गए। तो अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक बड़ी जो पहले भी आई है, अब लगता है इरादे मजबूत हैं। वो चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से टेररिज्म को सफाया करना है, और हमारा चारों तरफ से, चाहे वो ज्वाइन करेंगे तो मार देंगे, या तो आप सरेंडर करो। जो स्पोर्ट सिस्टम है इसका, जो उसको हेल्प कर रहे हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर, जो उनको पीछे से हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ भी वही कार्रवाई की जाएगी जिस प्रकार से टेररिस्ट के साथ कार्रवाई। तो एक प्रकार गवर्नमेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इरादे जो है साफ कर दिए हैं कि क्या तो आप सरेंडर कर दो, नहीं तो आपका खात्मा होना ही तिलक सर, निश्चित है। मैं आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में, थोड़ा समझना चाहूंगा कि सरकार की नीतियों को लेकर, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार देखा है, 2002, 2008, फिर 10 में कई बार सख्त रुख रहा है, इसके बाद कुछ नरम हुआ है। कैसे इसे आप देखते हैं, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिन सख्त कदमों का वहां पर सुरक्षा बलों ने ऐलान किया है, और पहले जैसा कि शिवा साहब कह रहे हैं कि हमने पहले भी इस तरह के कदम उठाए, लेकिन उसके बाद नरमी दे दी गई, जिसके चलते शायद वो नतीजे नहीं हासिल हो पाए जो हमारा मकसद था। नहीं, इसमें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीटरेट किया गया है सरकार की पॉलिसी बड़े क्लियर और स्पेसिफिक और स्पष्ट शब्दों में, कि आप बंदूक उठाएंगे तो आपको आर्मी विल किल यू। तो ये रीटरेशन आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई लोगों को शायद गलतफहमी हो कि हम कुछ कर सकते हैं या करते जाएंगे। तो ये बड़ी रीटरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी टाइमली। और उन्होंने फैमिलीज को भी अपील की है, बिकॉज हर जगह पे फैमिली, स्पेशली जो माँ होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्होंने अपील की है मदर्स को कि अपने बच्चों को जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, प्लीज ब्रिंग देम बैक, क्योंकि अगर वो नहीं आते वापस तो फिर उनका अंजाम क्या होने वाला है। मगर दूसरी बात यह है, जो उन्होंने सरेंडर की बात की, बहुत ही अच्छी बात है। मगर हमें भी देखना है, पूरी सिस्टम को देखना है कि जो लोग सरेंडर करते हैं वो बाद में कैसे रिहैबिलिटेट होते हैं। उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको लेट लूज नहीं कर सकते। उनकी री एजुकेशन या री ट्रेनिंग, सम वोकेशनल जॉब, सम लाइवलीहुड, इस पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। पर एक तो होता है हार्ड एक्शन, दूसरा होता है जो पीपल जो वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर उनके लिए हम पूरे मजबूत कदम नहीं उठाएंगे तो फिर वो स्लिप पैक कर जाएंगे टेररिज्म की तरफ। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने आज दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तरफ से स्पष्ट कर दिया हार्ड लाइन एक्शन, एंड नाउ इट हैज़ टू बी फॉलोड अप, कि जो सरेंडर करेंगे उनके साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम में वापस कैसे लाना चाहिए। अरुण सर, क्योंकि जब बात होती है कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वहाँ लोकल सपोर्ट सिस्टम को ख़त्म करने, या उस, मैं कहूँ कि जो एक पाइपलाइन है उसको चोक करने की बात है, उसको कट करने की बात है। जो आज कदमों का ऐलान किया वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बहुत सख्त संदेश, अपील भी है भावुक। आपको क्या लगता है कि जो स्थानीय सपोर्ट सिस्टम है, उस सिस्टम को ख़त्म करने या उसको सुखाने के लिए या उसको कमज़ोर करने के लिए ये कदम कितने प्रभावी दिखते हैं? पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो न्यू फेज ऑफ मिलिटेंसी 2015 से शुरू हुआ है, इसका जो इम्पैक्ट है वो लड़कों में, बच्चों में और पढ़े लिखे बच्चों में बहुत सा सोशल मीडिया से जो इनका इंटरेक्शन होता रहा है उसके कारण हुआ है। ये लोग अपने गांव में हीरो बन जाते हैं, रोमांटिसाइज हो गया है जिस तरह का IAS है और चाहे उस तरह का है। तो ये जो नया फेज ऑफ मिलिटेंसी है, ये उन लड़कों का, उन बच्चों ने उठाया है जिनके पिताजी और चाचा जी और मामा जी फर्स्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी में थे, और उन्हें सरेंडर पॉलिसी में हम लोग लेके पाकिस्तान से, चाहे POK से बैक हुए थे। यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंटें थी, वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, सेंट्रल सरकार के साथ मिल के ये सरेंडर पॉलिसी का एक ऐलान किया गया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और इस सरेंडर पॉलिसी में बहुत सा छूट जो होता है वो दिया गया, और जो कंट्रोल रखना चाहिए उनके आने के बाद वो कंट्रोल मिसिंग था। ये कारण इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि साउथ कश्मीर में ये जो लड़के बच्चे आए, जो HM के लड़के बच्चे थे, और जिनका एसोसिएशन, कोई मामा उसका मिलिटेंट था तो कोई चाचा मिलिटेंट था, और उनका जो इंटरेक्शन सोशल मीडिया से हुआ, लोग IS का झंडा देखने लगे और सोच सके कि ये जो फेज़ है हमारा, यंग फेज़ जो है, हम कश्मीर को आज़ादी दिला सकते हैं जो पहले वाले नहीं दिला सके। और ये विरुलेंट फॉर्म ऑफ मिलिटेंसी शुरू हुआ है। आज जो अनाउंसमेंट हुआ है ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है कि कम से कम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि असल मकसद सेना का, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या है। उनका ये काम नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर गए हैं और बंदूक उनके पास है वो दिखाते रहें। वो एक्शन भी ले सकते हैं और एक्शन, ज़बरदस्त एक्शन लिया जा सकता है। तो ये दिस विल सेंड अ गुड मैसेज डाउन द लाइन। लेकिन इसके साथ मिला जुला कुछ और चीज़ें होनी चाहिए और इसको वॉच करना चाहिए, एक ही बार ढीला नहीं देना है। तो इसीलिए अभी जो कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ है, आई होप कि इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये लोग काम करें। अगर इंटेलिजेंस पक्का है तो इनको काम करने में भी सहूलियत होगी और सक्सेस भी मिलेगा। सक्सेस का मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो 4-5 इन्फेंट्री के सोल्जर्स, चाहे CRPF के सोल्जर, अगर हम जाते हैं किसी एक्शन में और हमारे भी 4-5 मारे जाते हैं और उनके 2 मारे जाते हैं, तो ये डिमोरलाइजेशन सेट इन करेगा। इसीलिए हमारा जो एक्शन हो इन लोगों के खिलाफ इंटेलिजेंस के आधार पर, वो पक्का हो और इफेक्टिव हो और इनके ऊपर ये प्रभाव आ सके। तिलक सर, 2 चीजें। एक जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए जिन कदमों की जरूरत है, उसमें एक पिछले मैं देख रहा था करीब 18 साल में कई बार ऐसी बातें जो जानकार वो कहते रहे कि जो सरेंडर पॉलिसी के जरिए जो लोग आए या जो सरकार के साथ या फिर अमन पसंद लोग थे, उनको वो सिक्योरिटी और सुरक्षा मुहैया कराने में कहीं कोई खामी रही, जिसके चलते वो फियर फैक्टर के चलते जो समर्थन था, मजबूरी में वो आतंकियों के साथ खड़ा होना पड़ा उन्हें। इसे कैसे हम निपटेंगे, जो नए कदम हैं? और दूसरा, जब हम पूरे के पूरे कश्मीर वैली की बात करते हैं, उसमें कुछ 4 या 5 जिले हैं जहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ऑपरेशन ऑल आउट या फिर सर्च ऑपरेशन फंडिंग को लेकर। ऐसे कदम को की निरंतरता, कंटिन्यूटी जो है, वो कितनी महत्वपूर्ण है, जो कि शायद कई बार लैक होती है? नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जो सरेंडर मिलिटेंट्स हैं उनकी देखभाल करना, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे ब्रिंग बैक करना, और उनको, जैसे आपने कहा, फियर फैक्टर है, उनको सुरक्षा दिलवाना, उनको नौकरियां दिलवाना कि वो अपने पैरों पर फिर से खर्च कर सकें इन द सिविलियन लाइफ। तो ये सबसे मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब तक जो भी सरकार है, गवर्नर रूल हो या पॉलिटिकल पार्टी की हो, कोई भी सरकार हो, बहुत ज़्यादा तवज्जो इस पर देने की ज़रूरत है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या जो एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 18 सालों में, इस पे इतनी तवज्जो शायद नहीं दी जाती, बिकॉज डे टू डे प्रॉब्लम आ जाते हैं और इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई। तभी जो काफ़ी सारे सरेंडर मिलिटेंट से कई बार स्लिपेज हो जाती है, वो वापस चले जाते हैं मिलिटेंसी में डर के मारे, या उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास नौकरी नहीं होती, फैमिलीज को कैसे बिल्डअप करें, कैसे सपोर्ट करें। तो इस पर मैं समझता हूँ दिस हैज़ टू बी, जितना ज़रूरी है कि जो गन उठाता है उसको ख़त्म करना, जो सरेंडर्ड करता है उसकी देखभाल करना और उसको मेन स्ट्रीम में लाना और उस पर पूरा क्लोज मॉनिटरिंग उस पर करना, ये उतना ही ज़रूरी है। शिवा सर, जिस तरीके से ऑपरेशंस की ज़रूरत कश्मीर में है और जिस तरीके की खुली छूट सुरक्षा वालों के पास है, सपोर्ट सिस्टम क्योंकि सबसे बड़ा जो मैं कहूँ कि रोड़ा या फिर एक कवच के तौर पर आतंकवादी इस्तेमाल करते रहे हैं, क्या और आपको लगता है कि कदम है जिनके ज़रिए उस सपोर्ट सिस्टम को हम पहले ख़त्म करें और कर सकते हैं, उसके बाद इन आतंकवादियों से, तो जैसे कई बार जो सेना के एक्सपर्ट वो कहते हैं कि उनसे निपटना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत लंबी लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ेगी, लेकिन सपोर्ट सिस्टम को पहले ख़त्म करना बेहद अहम है? बिल्कुल ठीक बोला आपने। जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी कहीं ना कहीं आपकी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो ISI है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। वो किस प्रकार से वो उनको ट्रेनिंग कराता है, उनके बाद उनको इन्फिल्ट्रेट कराता है, और फिर जब वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं कश्मीर वैली में, और उनके साथ उनको आप लॉजिस्टिक सिस्टम देता है, एक बड़ा लॉजिस्टिक सिस्टम है जो कि दिया जाता है, उसके साथ वो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है, एक बहुत बड़ा नेट है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा,
तभी आतंकवादियों को हमको अलग अलग कर देंगे। और ये जो आप बता रहे थे कि क्या ये अभी जो मिलिटेंसी वो श्रिंक होकर 5 डिस्ट्रिक्ट में रह गई है, जो कि साउथ कश्मीर के हैं, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, श्रीनगर, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अंदर आके रह गई है। तो ये जो है स्पोर्ट सिस्टम इसका फंक्शन कर रहा है, उसको हमने कहीं ना कहीं उसको आपको तोड़ना है, जिससे ये एक्सपोज है। अभी आपको पता है इलाके में बर्फ पड़ जाती है, बर्फ पड़ के पास में कम बंद हो जाते हैं और ऊपर रहना मुश्किल है, तो वो ग्रेविएट करते हैं बिल्टअप एरिया में। ये मौका है आपको उनको एलिमिनेट करने का। अब जो भी आपको टेररिस्ट मिल रहे हैं, आपको मिलते हैं एक्शनेबल इंट में। क्या एक्शनेबल इंट कहां से आती है? आपको आती है गांव से, आपके जो इंफॉर्मेशन, तो लोकल आदमी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो मिलिटेंट से तंग है। तो तभी तो आपका जो अभी ये अब्दुल रशीद गाजी और कमरान को मारा गया, तो ये इंफॉर्मेशन भी वहीं से मिली है। तो ये सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना है आपने, बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे कि क्या ये सरेंडर पॉलिसी जो है ये कितनी इफेक्टिव है, मैं इसके अंदर शामिल था, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक पहले भी सरेंडर पॉलिसी आई, तो जो सरेंडर हुए उनको बोला गया इकवानी, उनका नाम दिया गया इकवानी, और उनके 2 लीडर थे, एक नॉर्थ कश्मीर में, एक साउथ में। नॉर्थ कश्मीर में उसका इकवानी का लीडर कोके पारे था, और कोके पारे के साथ जो भी बंदे सरेंडर किए गए उनको कुछ ना कुछ दी, मगर वो काम जो था उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए हम। कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी ये लैक कर रही थी और वो मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए, तो कुछ ना कुछ टेररिस्ट उससे रिसाइकल होने का डर था। मगर बाद में गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छी बात की, जो आपको पता है टेरिटोरियल आर्मी जिसका मैं हेड भी था, उसके अंदर बटालियन रेंज की गई 162 टेरिटोरियल आर्मी होम एंड अर्थ, उसका नाम इकवान किया गया, और उसके अंदर जो हुए भर्ती वो सारे के सारे सरेंडर मिलिटेंट थे, और उनको आपने रिलैक्सेशन दी एज की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, और उससे उनको रिहेबिलिटेट। अभी आपको पता है जो ये अहमद वानी है जिसको अशोक का चक्कर मिला है, ये एक इकवानी है, ये सरेंडर मिलिटेंट था, और ये 162 टेरिटोरियल आर्मी का। तो मेरा मतलब यह है कि आपकी जो सरेंडर पॉलिसी है, जब तक आप उसको रिहेबिलिटेट नहीं करोगे, आप उसको मेन स्ट्रीम में नहीं डालोगे, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, इनका दोबारा टेररिस्ट बनने की भी खतरा है, और दूसरी बात, या वो टेररिस्ट से मारे जाएंगे। तो आपकी जो टेररिस्ट की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो बहुत जरूरी है, उसको आपने बड़ा अच्छा करना है। अभी जो भी स्टेप लो ऐसे सोच समझ के लो कि जिसका इंपैक्ट ग्राउंड पे दिखे, बिकॉज आज की तारीख में जो टेररिस्ट बनना एक रोमांटिसाइज, जैसे बता रहे थे, क्या हो रहा है कि जब एक जनाजा निकलता है टेररिस्ट का, तो हजारों में लोग इकट्ठे होते हैं, टेररिस्ट आते हैं वहां, फायर करते हैं, तो वो एक प्रकार से ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया, वो तो समाज का हीरो बन गए, वो तो आपने टेररिज्म को रोमांटिसाइज कर दिया। कहीं ना कहीं ये ताता तोड़ना है, तो ये भी आगे गवर्नमेंट को सोचना है, क्या ये जरूरी है इनकी जो मरने के बाद डेड बॉडी दी जाए, क्योंकि वो उस टाइम में आप अगर माहौल देखें, सोशल मीडिया में उनकी वीडियो वगैरह आती हैं, वो ऐसा लगता है एक बड़ा फैक्टर, आप बहुत फैक्टर, इसको भी हमने तोड़ना पड़ेगा। तिलक सर, ये जो आज सिवा साहब कर रहे हैं कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो हम उसको एक वहां पर स्थानीय लोग और मीडिया खास तौर पर एक हीरो की शक्ल में पेश करने की जो कोशिश होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया या स्थानीय जो सोशल मीडिया है या फिर दूसरा मीडिया है, उन सब पर भी हमें चाहिए होगा कि थोड़ा सा पाबंदी या उसको हिदायत के साथ समझाया जाए। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली जो पिछले 1-2 सालों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फ्यूनरल्स के दौरान लोकल रिक्रूटमेंट हो रही है, और आज स्थिति ये हो गई है कि जो लोकल मिलिटेंट जो रिक्रूटमेंट हो रही है, अब 200 लोग बेशक को मार दें एक साल में, बट फिर भी 150 लोग फिर वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर रिक्रूटमेंट फ्यूनरल्स में हो रही है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को और आर्मी को सबको मिलकर इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये कैसे रोक सकें, कैसे इसको मैनेज कर सकें कि जो फ्यूनरल है, ये नहीं कि पूरे इलाके के लोग वहाँ फ्यूनरल पे इकट्ठे हो जाएं, तो इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे बॉडीज़ को ट्रीट करना है, इसके बारे में बड़ा सोच रहे हैं। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि लोकल मिलिटेंसी, लोकल रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा है, पर मेरा मानना है अभी तक भी, जैसे पुलवामा का इंसिडेंट था, तो लोकल यूथ है उसको रेडिकलाइज करके, मिसगाइड करके, वो बेचारे कैनन फॉडर या ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। जो एक्चुअल मास्टरमाइंड है, जिसने ये RDX क्रिएट किया, जिसने ये बॉम्ब बनाया, जिसने ये व्हीकल का बॉम्ब बनाया, जिसको प्राइम किया, वो अभी भी पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट हैं। तो हमें पूरे जो लोकल यूथ है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल ही हार्डकोर या हार्डन्ड टेररिस्ट हो गए हैं।
अभी भी पाकिस्तान से जो आए हुए लोग टेररिस्ट हैं उन पे अगर हम फोकस करें तो ये जो लोकल मिलिटेंसी की जो है, लोकल टेररिज्म है, ये आस्ते आस्ते अपने आप काबू में आ जाएगी। अरुण सर, दो चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब जो बात फ्यूनल को लेकर, जहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात आती है, या फिर हम जब लोकल सपोर्ट सिस्टम को ख़त्म करने या उसे कमज़ोर करने की बात करते हैं, वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के लिए क्या महत्वपूर्ण इस वक्त जो कदम है, और जो आज सुरक्षा बलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो संकेत दिया है, सपोर्ट सिस्टम की बात उन्होंने की, जो लोग साथ खड़े होना चाहते हैं उनको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, और जो भी समर्थक या फिर गतिविधियों में शामिल या फिर मदद कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है उसको कैसे स्ट्रेंथन हम कर रहे हैं या कर सकते हैं? आज कोई नई बात नहीं है कि ये मिलिटेंसी इतना बड़े रूप में हमारे सामने आया है। पहले जो तालमेल होता था और जो जेके का, पुलिस का या आर्मी का या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा रहता था, और उससे जो लोकल प्रॉब्लम्स होते थे उसके बारे में जानकारी भी मिलने में बड़ी आसानी होती थी। कमिटेड डीएसपीज, कमिटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर एकजुट होके उनका यही काम रहता था कि अपने क्षेत्र के जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनके मूवमेंट्स के बारे में बात करना, और उस समय जब जो कम्युनिकेशन उनका बढ़ने लगा तो उनके कम्युनिकेशन को कैसे तोड़ा जाए। आज के दिन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मतलब होता है। जैसे मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो और हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये कम्युनिकेट एक दूसरे से करते ही हैं। जैश ए मोहम्मद एक ऐसा तंजीम है जिसमें कम्युनिकेशन पर एकदम हिदायत है लोगों को कि तुम लोग बात ही नहीं करो आप, और इसीलिए हमें, जैसा कि पहले भी लोगों ने कहा है, कि जो विलेज लेवल का जो इंटेलिजेंस है वो प्राप्त किया जाए। और जहाँ की सपोर्ट बेस के बारे में बात हो रही है, सपोर्ट बेस जो फॉरेन मिलिटेंट्स का है वो डर के मारे हैं। जो लोकल मिलिटेंट एचएम का अगर वर्चस्व वहाँ पर चल जाता है तो उसका सपोर्ट बेस वहाँ के लोगों का होता है, क्योंकि जो पाकिस्तान से आते हैं और जो कश्मीरी फैमिली में घुसे रहते हैं, दे आर ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स, है ना। उनका जो बर्ताव भी होता है कश्मीरियों से वो बड़ा ख़राब होता है। तो इसीलिए अगर आप कहीं देख रहे हैं कि प्रेशराइज हो रहा है तो आप समझ जा सकते हैं कि वो पाकिस्तानी मिलिटेंट ही कहीं है। और इसीलिए जो थाना लेवल का जो तालमेल है, और जेके पुलिस को लीडरशिप देना होगा। जेके पुलिस लोकल पीपल है ना, उनको इंटेलिजेंस पर सबको देना होगा कि तुम आगे बढ़ो। और बढ़े थे कुका पारे जिसके बारे में बात हुई, कुका पारे के बाद टर्न अराउंड किया मिलिटेंसी तो जेके पुलिस वालों ने। बिल्कुल क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों की जो टॉप जितनी भी क्लास थी वो सबको एनकाउंटर खत्म किया। Exactly. अब जो है वो ज्यादातर पाकिस्तान समर्थित जो लश्कर तैयबा या इस तरह के जो संगठन वहां से कुछ आ रहे हैं उनकी ही ज्यादा दखल या फिर उनकी एक्टिविटी ज्यादा दिखती है। देखो कविंदर, इसके अंदर ये बात है, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि देखो पाकिस्तान की आईएसआई ने एक सोच समझी नीति है। उन्होंने ये कहा कि जो लोकल मिलिटेंट हैं उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कम है, कि वो ट्रेन नहीं है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो ट्रेन अफगान के भी, ये जो आपको पता अब्दुल रशीद गाजी और ये कमरान को भेजा गया, ये वेटरन थे, अफगानिस्तान में लड़े थे और ये आईडी प्रिपेयर करने के लिए एक्सपर्ट थे। तो ये जो भी आता है लीडरशिप उन्होंने अभी भी दी हुई है आपके फॉरेन मिलिटेंट को, और बड़ा अच्छा काम करने की ट्राई करनी है। जैसे मोहम्मद राव, इन्होंने क्या किया कि भाई आप अगर फॉरेन टेररिस्ट ही भेजोगे तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट सिस्टम वीक है, क्योंकि जो लोकल यूथ है उसका सपोर्ट सिस्टम बेटर है। तो अभी जैसे मोहम्मद ने क्या किया, लोकल यूथ भी रिक्रूट करने लगे। हम नहीं तो सोचते थे कि जो लोकल रिक्रूट है वो हिजबुल मुजाहिदीन में है ज्यादातर। अब जो क्या होगा, जैसे मोहम्मद ने काफी हद तक 30 से 40% लोकल यूथ को भी रिक्रूट किया, जिससे लीडरशिप दे वो फॉरेन टेररिस्ट को और जो काम कराएं सी ग्रेड के टेररिस्ट। जैसे आपको बताना है कि ये जिसने सुसाइड बॉम्बर था, एक ये सी ग्रेड टेररिस्ट था, इसके ऊपर जो आपका रडार पे ये था नहीं, क्योंकि बहुत छोटा टेररिस्ट था, और इससे डर से
इसको आपने ट्रेन करा के सुसाइड बॉम्ब, तो एक प्रकार से दो बातें करनी पड़ेंगी। एक तो आपने अगर ये इंट बनाना है, जो हमने पहले भी था, आपका इंटेलिजेंस तभी सक्सेसफुल होगा जबकि आपकी सारे के साथ तालमेल इकट्ठा हो और एक्शनेबल इंट आपस में पास हो, शेयरिंग हो। हाँ, शेयरिंग हॉरिजेंटली हो, वर्टिकली होती है कई बार, जब हॉरिजेंटली नहीं होती तो टाइम गुजर जाता है और एक्शन नहीं होता। वन सेकंड थिंग इज, जो जेएनके पुलिस है उसका आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आप याद रखो, वो लोग वहीं रह रहे हैं, वो वल्नरेबल हैं, उनकी फैमिली वल्नरेबल, और उनका जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो खबर है, उससे बेटर कोई खबर नहीं। और तीसरी बात, जो ये रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है, इसके अंदर ये करना पड़ेगा, आप सरेंडर तो कराएंगे, अगर उसको रिहेबिलिटेट कर एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो बड़ा या तो आप खामियों को भी दूर करना होगा, जो आपने पहले भी कहा, या एम्प्लॉयमेंट के कोई ना कोई साधन निकालो जिससे वो दोबारा जाके रिसाइकल। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि जो सुरक्षा बल है, उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, नए कदमों का, ये कितने मजबूत हैं और किस तरीके से ये आतंकवाद को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेंगे। और अब बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था आतंक पर कसता शिकंजा। राकेश कुमार लिखते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी जारी रखने की जरूरत है, जहां पाकिस्तान के लिए सैन्य स्तर के साथ राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर एक स्पष्ट रणनीति निर्धारित होनी चाहिए। वहीं कश्मीर में पूर्व में चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट की तरह आतंक निरोधी अभियानों को भी चलाया जाना चाहिए। मंगल सिंह लिखते हैं कि आज भारत अपने कूटनीतिक रिश्तों के चलते लगातार दुनिया के कई देशों को आतंकवाद के मुद्दे पर आगे उनके साथ बढ़ा है और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है। और अब जरूरत है कि सिंधु जल नदी पर नए कदम उठाए जाएं, साथ ही चीन को भी हमें अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना में भेजते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।